नमस्ते दोस्तों। यात्रा पदचिन्ह चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस शानदार यात्रा में हम आपको एक ऐसे खूबसूरत और रहस्यमयी देश की सैर पर ले जाने वाले हैं जिसकी संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली आपको हैरान कर देंगी। हम बात कर रहे हैं वियतनाम की। चलिए इस अद्भुत देश के 15 सबसे रोचक और अनसुने तथ्यों पर एक नजर डालते हैं जो आपको वियतनाम की एक बिल्कुल नई तस्वीर दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर। नंबर 1, एस आकार का देश। वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया का एक ऐसा देश है जो विश्व मानचित्र पर अपने विशिष्ट एस आकार की रूपरेखा के लिए प्रसिद्ध है। इस अनूठी विशेषता ने वियतनाम को एक प्रतिष्ठित प्रतीक बना दिया है, जिसे अक्सर एस आकार का देश कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से वियतनाम उत्तर में चीन के साथ और पश्चिम में लाओस और कंबोडिया के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। इसके पूर्वी और दक्षिणी किनारे पूर्वी सागर से घिरे हुए हैं। चूंकि पूर्वी सागर दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण समुद्री और व्यापार मार्गों का एक केंद्रीय केंद्र है और वियतनाम इसके बेहद करीब है, इसलिए ये देश ऐतिहासिक रूप से चीन, फ्रांस, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रमुख साम्राज्यों का लक्ष्य रहा है। लगभग 3,32,000 वर्ग किलोमीटर के अपने मामूली क्षेत्रफल के बावजूद, जो अमेरिकी राज्य न्यू मैक्सिको के बराबर है, वियतनाम में एक अविश्वसनीय रूप से विविध और जटिल भूभाग टेरेन है। देश के भूमि क्षेत्र का 3/4 हिस्सा पहाड़ियों और पहाड़ों से ढका है, जिनमें सबसे उल्लेखनीय फासीपन चोटी, फासीपन पीक है, जो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके अतिरिक्त वियतनाम के परिदृश्य में विशाल जंगल, राजसी पठार, उपजाऊ मैदान और 3,000 किलोमीटर से अधिक तक फैली एक उल्लेखनीय तटरेखा शामिल है। इस तट के किनारे कई आश्चर्यजनक समुद्र तट और द्वीपखंड आइसलैंड बेस स्थित है, जिनमें हालोंग बे शामिल है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, और माइखे बीच, जिसे ग्रह के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से एक माना जाता है। आकार में अपेक्षाकृत छोटा होने के बावजूद वियतनाम विश्व स्तर पर शीर्ष 15 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शुमार है और दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया और फिलीपींस के बाद तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा वियतनाम एक बहुजातीय राष्ट्र है, जो 54 भाईचारे वाले जातीय समूहों का घर है। प्रत्येक समूह की अपनी विशिष्ट भाषा, पारंपरिक पोशाक, रीति रिवाज, प्रथाएं और त्योहार हैं। उदाहरण के लिए, थाई लोग अपने विशिष्ट स्टिल्ट लकड़ी के खंभों पर बने घरों के लिए जाने जाते हैं, जो आमतौर पर लकड़ी और बांस से बने होते हैं, और सीलन व जंगली जानवरों से बचने के लिए इन घरों में ऊंचे चबूतरे बनाए जाते हैं, जो पशुओं के रहने के स्थान के रूप में भी काम आते हैं। इसी तरह चाम लोग अपनी पारंपरिक भैंस घोंपने, बफलो स्टैबिंग के त्योहार के लिए प्रसिद्ध हैं। वियतनाम की आधिकारिक भाषा वियतनामीज है। वियतनामी भाषा अक्सर जापानी, अरबी और चीनी के साथ दुनिया भर की सबसे चुनौतीपूर्ण भाषाओं की सूची में दिखाई देती है। इस कठिनाई का प्राथमिक कारण ये है कि वियतनामी भाषा में 6 अलग-अलग स्वर होते हैं। एक ही शब्द के साथ केवल अपनी आवाज को थोड़ा ऊपर उठाने या नीचे करने से उसका अर्थ पूरी तरह से बदल सकता है। इसका दूसरा कारण संबोधन सिस्टम ऑफ एड्रेस की प्रणाली है, जहां कई भाषाएं केवल तुम, यू या मैं, आई का उपयोग करती हैं। वहीं वियतनामी में दूसरों को संबोधित करने के लिए एक जटिल प्रणाली है, जैसे चाचा, चाची, छोटा भाई, बड़ी बहन। ये प्रणाली न केवल उम्र पर बल्कि भावना, रिश्ते और सम्मान पर भी निर्भर करती है। नंबर 2, 30 साल की वियतनामी महिलाओं को बचा हुआ लेफ्ट ओवर माना जाता है। वियतनामी महिलाओं के पास नाजुक चेहरे के नैन नक्श, छोटी नाक और गहरी मनमोहक काली आंखों के साथ एक सौम्य सुंदरता होती है। उनका शरीर छरहरा और सुडौल होता है, जो उन्हें एक बहुत ही आकर्षक रूप देता है और स्वाभाविक रूप से उनकी रक्षा करने की इच्छा को प्रेरित करता है। वियतनामी महिलाओं की सुंदरता और व्यक्तित्व भी विविध हैं और क्षेत्र के आधार पर भिन्न होते हैं। उत्तरी महिलाएं अक्सर अपने परिष्कृत, सुरुचिपूर्ण और तीखे नैन नक्श के लिए जानी जाती हैं। फैशन के मामले में उत्तरी लड़कियां लालित्य, एलिगेंस पर बहुत ध्यान देती हैं और एक सरल लेकिन परिष्कृत शैली पसंद करती हैं।
मध्य वियतनामी महिलाओं में अधिक कोमल और ग्रेसफुल सुंदरता होती है। वहीं चीनी और फ्रांसीसी समुदायों के सांस्कृतिक मिश्रण से प्रभावित दक्षिणी महिलाओं को खुले विचारों वाला और मिलनसार माना जाता है। वे न केवल सुंदर हैं, बल्कि अत्यधिक प्रतिभाशाली भी हैं। फोर्ब्स के आंकड़ों के अनुसार 2026 में वियतनाम में वर्तमान में दक्षिण पूर्व एशिया में महिला व्यापार नेताओं बिजनेस लीडर्स का प्रतिशत सबसे अधिक है, जो 40% तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि हर 10 व्यवसायों में से लगभग आधे का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिनमें से कई प्रौद्योगिकी, वित्त, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। हालांकि वियतनामी महिलाओं को अभी भी पारंपरिक मानसिकता से भारी दबाव का सामना करना पड़ता है। अतीत में वियतनामी समाज का मानना था कि महिलाओं को परिवार की देखभाल करनी चाहिए, कोमलता से बोलना चाहिए, सौम्य व्यवहार करना चाहिए और हमेशा अपने पति और बच्चों को पहले रखना चाहिए। इसके कारण भले ही कोई महिला किसी कंपनी की सीईओ हो या काम पर उच्च पद पर हो, फिर भी उससे घर पर खाना पकाने और घर का काम करने की उम्मीद की जाती है। एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि वियतनामी महिलाएं अभी भी घर के कामों में औसतन 5 घंटे से अधिक समय बिताती हैं। आप कह सकते हैं कि वियतनामी महिलाएं ऑलराउंड एथलीटों की तरह हैं, क्योंकि वे एक साथ 3 काम संभाल सकती हैं, जिनमें से प्रत्येक के लिए गंभीर प्रयास की आवश्यकता होती है। इसके अलावा वियतनामी संस्कृति में यह भी मान्यता है कि महिलाओं को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। कई महिलाएं जो 30 वर्ष की आयु के करीब पहुंचती हैं, उन्हें बचा हुआ लेफ्ट ओवर माना जाता है और अक्सर उनके परिवारों द्वारा पति खोजने के लिए आग्रह किया जाता है। हाल के वर्षों में जैसे जैसे देश का विकास हुआ है, प्रेम और विवाह के बारे में वियतनामी महिलाओं के दृष्टिकोण में काफी बदलाव आने लगा है। वे अब पुरानी उम्मीदों का पालन नहीं कर रही हैं और अपनी इच्छाओं के अनुसार अधिक जी रही हैं। अधिक से अधिक महिलाएं अविवाहित रहने या बाद में शादी करने का विकल्प चुन रही हैं, ताकि वे करियर के विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकें और जीवन का आनंद ले सकें, यह मानने के बजाय कि किसी से प्यार करने का मतलब है कि आपको उनसे शादी करनी ही चाहिए। वे अधिक खुले विचारों वाली हो गई हैं। टिंडर, डेट नाउ या सोशल मीडिया जैसे डेटिंग ऐप्स के माध्यम से रिश्ते तलाशने का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है। क्या आप किसी खूबसूरत वियतनामी लड़की से दोस्ती करना चाहेंगे? यदि हाँ, तो कमेंट्स में 2 नंबर लिखें और हम आपके साथ कुछ बेहद उपयोगी टिप्स साझा करेंगे। नंबर 3, दुनिया की सबसे महंगी सिविट कॉफी। सिविट कॉफी वियतनाम वर्तमान में ब्राजील के ठीक बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉफी निर्यातक है। हर साल वियतनाम लगभग 1.7 मिलियन टन कॉफी का निर्यात करता है, जिसमें ज्यादातर रोबस्टा होती है। वियतनामी रोबस्टा बीन्स को उनके गहरे कड़क स्वाद और उच्च कैफीन सामग्री के लिए कई देशों द्वारा पसंद किया जाता है और उच्च रेटिंग दी जाती है, जो उन्हें इंस्टेंट कॉफी और एस्प्रेसो के लिए आदर्श बनाता है। वियतनाम आने वाला लगभग हर पर्यटक अंततः उपहार के रूप में या बस अपने लिए आनंद लेने के लिए वियतनामी कॉफी खरीदता है, क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। पारंपरिक रोबस्टा के अलावा वियतनाम के कॉफी उद्योग के सबसे अनूठे उत्पादों में से एक सिवेट कॉफी है, जिसे वेजल कॉफी के रूप में भी जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इस प्रकार की कॉफी सिवेट एक प्रकार की बिल्ली को प्रीमियम रोबस्टा बीन्स खिलाकर बनाई जाती है। बीन्स फिर जानवरों के पाचन तंत्र के अंदर एक प्राकृतिक किण्वन फर्मेंटेशन प्रक्रिया से गुजरते हैं और बाद में मल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। लोग इन बीन्स को इकट्ठा करते हैं, उन्हें अच्छी तरह से साफ करते हैं और फिर उन्हें भूनकर पीसते हैं। माना जाता है कि यह प्रक्रिया एक विशिष्ट स्वाद पैदा करती है, जो समृद्ध है लेकिन कड़वा नहीं है, जिसमें एक मीठा स्वाद, स्वीट आफ्टर टेस्ट और एक अनूठी सुगंध होती है। आश्चर्य की बात है कि अपनी कुछ अजीब उत्पादन पद्धति के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सिविट कॉफी को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। ये अक्सर उच्च स्तरीय प्रतिष्ठानों में पाई जाती है या सीमित मात्रा में बेची जाती है। इस कॉफी की कीमत दुनिया में सबसे महंगी कॉफी में से एक है, जिसमें 1 किलोग्राम की कीमत इसकी गुणवत्ता और उत्पत्ति के आधार पर कई 100 से लेकर $1000 से अधिक तक होती है। किसी अन्य देश से अलग तरीके से कॉफी का उत्पादन करने के अलावा वियतनामी लोगों के पास इसे बनाने के कई दिलचस्प तरीके भी हैं। इनमें से
ड्रिप फिल्टर कॉफी वियतनाम में सबसे प्रतिष्ठित तरीकों में से एक है। यह तरीका एक समृद्ध गहरा स्वाद पैदा करता है और इसे आमतौर पर मीठे कंडेंस्ड मिल्क के साथ परोसा जाता है। यह एक लोकप्रिय पेय है जो हर जगह मामूली सड़क के स्टॉलों से लेकर महंगे कैफे तक पाया जाता है। पारंपरिक ड्रिप कॉफी के अलावा वियतनाम कई अन्य रचनात्मक कॉफी विविधताओं के लिए भी जाना जाता है। एग कॉफी हनोई की एक विशेषता है जिसे अंडे की जर्दी, कंडेंस्ड मिल्क और गर्म कॉफी से बनाया जाता है, जो एक चिकनी, मीठी, मलाईदार परत बनाती है। कोकोनट कॉफी ब्लैक कॉफी को कोकोनट क्रीम के साथ मिलाती है और ये हो ची मिन्ह सिटी और नहा ट्रांग जैसे पर्यटन शहरों में लोकप्रिय है, जो एक ताज़ा अनुभव प्रदान करती है। आइस्ड मिल्क कॉफी दक्षिण में पसंदीदा है, जिसे ब्लैक कॉफी और कंडेंस्ड मिल्क से बनाया जाता है और बर्फ के ऊपर परोसा जाता है, जो एक मीठा और गाढ़ा स्वाद प्रदान करता है। अंत में आइस्ड ब्राउन कॉफी, जिसे ब्लैक कॉफी और कंडेंस्ड मिल्क से भी बनाया जाता है। इसके कड़क लेकिन आसानी से पिए जाने वाले स्वाद के कारण सुबह के समय व्यापक रूप से पसंद की जाती है। नंबर 4, मोटर बाइक यहाँ का राष्ट्रीय वाहन है। देश भर में पंजीकृत लगभग 75 मिलियन मोटर बाइकों के साथ वियतनाम वास्तव में मोटर बाइकों का साम्राज्य है। इसका मतलब है कि वियतनाम में लगभग हर वयस्क के पास एक मोटर बाइक है। हनोई या हो ची मिन्ह सिटी जैसे प्रमुख शहरों में सड़क पर चलने वाले सभी वाहनों में मोटर बाइक की हिस्सेदारी लगभग 90% है। इसके कारण आप आसानी से सड़कों के हर कोने में मोटर बाइक देख सकते हैं। वियतनाम में मोटर बाइकों के इतने लोकप्रिय होने का पहला कारण उनकी कम लागत और ईंधन की बचत है। वियतनाम में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय केवल लगभग $4,000 है, जबकि एक नई कार की कीमत $10,000 या उससे अधिक तक पहुंच सकती है। आय के इस स्तर के साथ कार का मालिक होना अधिकांश लोगों की पहुंच से बाहर है, जिससे मोटर बाइक एक बेहतरीन विकल्प बन जाती है। किफायती होने के अलावा उनकी लोकप्रियता का दूसरा कारण उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधा और लचीलापन है। वियतनामी सड़कें सकरी गलियों और छोटे रास्तों से भरी हुई हैं, जहां कारें जा ही नहीं सकती, जबकि मोटर बाइक आसानी से हर सड़क और हर कोने से निकल सकती हैं। विशेष रूप से वियतनाम में मोटर बाइक अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी वर्सेटाइल है। लोग उन पर लगभग कुछ भी ले जा सकते हैं, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन से लेकर गमले वाले पौधे या यहाँ तक कि जीवित सूअर और मुर्गियां भी, चाहे वह भारी माल हो या असामान्य वस्तुएं। वियतनामी मोटर बाइक किसी तरह उस कार्य को आसानी से करने के लिए खुद को ढाल सकती हैं। चूंकि कारों और अन्य वाहनों के साथ इतनी सारी मोटर बाइक हैं, इसलिए वियतनाम में व्यस्त समय रश आवर्स के दौरान यातायात बेहद अराजक कियोटिक हो जाता है। एक दूसरे से सटे हुए वाहनों का नज़ारा, जिसमें हिलने की कोई जगह नहीं बचती, देश में आने वाले किसी भी पर्यटक के लिए एक बुरा सपना बन गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अराजक दिखने के बावजूद वियतनाम में यातायात प्रणाली वास्तव में काफी सुचारू रूप से चलती है। यहाँ तक कि वियतनाम क्षेत्र में सबसे कम यातायात दुर्घटना दर वाले देशों में से एक है। इसने कई विदेशियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यातायात में नेविगेट करने की बात आने पर वियतनामी लोगों के पास किसी प्रकार की टेलीपैथिक क्षमता, टेलीपैथिक एबिलिटी है। मोटर बाइक और बुनियादी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के अलावा वियतनाम में एक अद्वितीय प्रकार का वाहन भी है, जो आमतौर पर अन्य देशों में नहीं पाया जाता है, जो कि स्लीपर बस है। ये बसें बाहर से नियमित कोचों की तरह दिखती हैं, लेकिन हवाई जहाज की तरह आरामदायक बिस्तरों, ठंडी एयर कंडीशनिंग, मूवी स्क्रीन और मुफ्त वाईफाई से सुसज्जित हैं। मार्ग के आधार पर टिकट की कीमतें भी $8 से $16 के बीच बहुत सस्ती हैं। वियतनाम भर में यात्रा करने वाले बैकपैकर्स के लिए यह पहली पसंद है। यात्री एक आरामदायक नींद का आनंद ले सकते हैं और अपने पैरों को सिकोड़कर घंटों बैठे रहने की परेशानी सहे बिना सीधे अपने गंतव्य पर उठ सकते हैं। नंबर 5, वियतनामी लोग बहुत अंधविश्वासी होते हैं। वियतनामी लोगों का अंधविश्वासी मान्यताओं के साथ गहरा संबंध है और ये दैनिक जीवन के कई पहलुओं में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। एक सामान्य उदाहरण घरों या व्यापारिक कार्यालयों में धन के देवता, गॉड ऑफ वेल्थ की वेदी, ऑल्टर का मौजूद होना है। यह एक छोटी वेदी होती है
जिसे आमतौर पर प्रवेश द्वार के पास फर्श पर रखा जाता है, जिसका उपयोग लोक मान्यताओं के अनुसार धन और समृद्धि के देवता की पूजा करने के लिए किया जाता है। लोग नियमित रूप से अगरबत्ती जलाते हैं और अच्छे व्यवसाय, प्रचुर भाग्य और शानदार बिक्री की प्रार्थना करने के लिए हर महीने प्रसाद चढ़ाते हैं। इसी तरह जब तारीखों और समय को चुनने की बात आती है, तो वियतनामी लोग शुभ मुहूर्त खोजने पर विशेष ध्यान देते हैं। शादी, स्टोर के उद्घाटन या अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे प्रमुख आयोजनों को ध्यान से शेड्यूल किया जाना चाहिए, ताकि उन तारीखों का चयन किया जा सके जो मेजबान या मुख्य प्रतिभागियों की उम्र और राशि ज़ोडियाक से मेल खाते हों। ये माना जाता है कि सही तारीख और समय का चयन किए बिना चीजें सुचारू रूप से नहीं चल सकती हैं या दुर्भाग्य ला सकती हैं। ये निर्णय विज्ञान पर आधारित नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से आध्यात्मिक और फेंग शुई तत्वों जैसे कि सितारों के प्रभाव या परस्पर विरोधी ऊर्जाओं पर आधारित हैं। वियतनामी लोग भाग्य में कितनी मजबूती से विश्वास करते हैं, इसका एक और उदाहरण फोन का सिम कार्ड या संपत्ति खरीदते समय नंबर चुनना है। वियतनामी संस्कृति में कुछ संख्याएं प्रतीकात्मक अर्थ रखती हैं। उदाहरण के लिए नंबर 4 को अशुभ माना जाता है, क्योंकि वियतनामी में इसका उच्चारण मृत्यु शब्द जैसा लगता है। नतीजतन लोग अक्सर 4 नंबर वाले घरों या अपार्टमेंट के फर्श से बचते हैं, या यदि अपरिहार्य हो तो उन संपत्तियों को आमतौर पर कम कीमतों पर बेचा जाता है। इसी तरह नंबर 4 वाले सिम कार्ड 9 नंबर वाले कार्ड की तुलना में कम लोकप्रिय हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीनी भाषा में संख्या 9 अनंतकाल, एटर्निटी और समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए 9 की श्रृंखला स्ट्रिंग्स ऑफ नाइन्स वाले सिम कार्ड बहुत अधिक कीमतों पर बेचे जाते हैं, जबकि एक नियमित सिम कार्ड की कीमत केवल कुछ डॉलर हो सकती है। एक लकी नंबर सिम की कीमत सैकड़ों डॉलर हो सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि खरीदार का मानना है कि ये सौभाग्य लाएगा। अंधविश्वास में यह विश्वास बच्चों के नामकरण जैसे दैनिक विकल्पों तक भी फैला हुआ है। कई वियतनामी माता-पिता अपने बच्चे के लिए नाम चुनते समय न केवल इसके अर्थ पर विचार करते हैं, बल्कि फेंग शुई और अंकशास्त्र, न्यूमरोलॉजी को भी ध्यान में रखते हैं। कोई नाम इसलिए चुना जा सकता है क्योंकि यह माता-पिता की राशियों से मेल खाता है और माना जाता है कि यह बच्चे के जीवन, पढ़ाई और करियर में भाग्य लाएगा। क्या आपको लगता है कि ये अनुष्ठान वास्तव में अच्छे परिणाम लाते हैं? यदि आप उन पर विश्वास नहीं करते हैं, तो कमेंट नंबर 4 करें या नंबर 6। वियतनाम में अजीब लेकिन आम बातें। वियतनाम में फुटपाथ पर नाई की दुकानें, साइडवॉक बार्बर शॉप्स एक विशिष्ट और सामान्य दृश्य बन गई हैं, खासकर जब आप हनोई और हो ची मिन सिटी जैसे बड़े शहरों में घूमते हैं। इन नाई की दुकानों को किसी बोर्ड या दुकान के सामने के हिस्से स्टोर फ्रंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। नाई को काम शुरू करने के लिए केवल एक कुर्सी, दीवार पर लटके दर्पण और उपकरणों के एक बुनियादी सेट की आवश्यकता होती है। आमतौर पर नाई स्थानीय निवासियों से फुटपाथ पर एक छोटी सी जगह किराए पर लेते हैं, ताकि इसे एक निश्चित स्थान के रूप में उपयोग किया जा सके। अन्य लोग अधिक ग्राहकों वाले क्षेत्रों को खोजने के लिए बार बार घूमना पसंद करते हैं। ये नाई की दुकानें मुख्य रूप से पुरुषों के लिए साधारण बाल कटाने की पेशकश करती हैं, और निश्चित रूप से सीमित स्थान और स्थितियों के कारण यहाँ शैम्पू करने या बाल रंगने, हेयर डाइंग की कोई सुविधा नहीं होती है। इसके बजाय वे अक्सर शेविंग या कान की सफाई जैसी बुनियादी अतिरिक्त सेवाएं, एक्स्ट्रास, प्रदान करते हैं। भले ही वातावरण शोर शराबे वाला हो और बहुत फैंसी ना हो, लेकिन कम लागत, अपॉइंटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होना और किसी भी समय रुकने की सुविधा इसे मध्यम आय वाले लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है। गर्मियों में वियतनामी लोगों को बाहर मोटी जैकेट पहनने की अजीब आदत होती है, यहाँ तक कि जब तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कुछ तो सूरज की रोशनी में बिना त्वचा दिखाए खुद को सिर से पैर तक ढक लेते हैं। कई विदेशी हैरान होते हैं और आश्चर्य करते हैं कि लोग इतने गर्म मौसम में इतने भारी कपड़े क्यों पहनते हैं। इसका कारण ये है कि वियतनामी लोग सूरज की क्षति और हानिकारक यूवी किरणों से अपनी त्वचा की रक्षा करने के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं। तेज धूप, खासकर गर्मियों के दौरान, त्वचा की उम्र बढ़ने, स्किन एजिंग और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है।
इसलिए जैकेट, धूप से बचाव वाले कपड़े या यहाँ तक कि फेस मास्क पहनना स्वास्थ्य सुरक्षा की संस्कृति का हिस्सा बन गया है। ये और भी दिलचस्प हो जाता है जब आप लोगों को बिकनी या नियमित स्विमसूट के बजाय समुद्र तट पर धूप से बचाव वाले कपड़े पहने हुए देखते हैं, जबकि समुद्र तट आमतौर पर लोगों के लिए आराम करने और धूप का आनंद लेने की जगह है। कुछ वियतनामी लोगों के लिए कठोर धूप से अपनी त्वचा की रक्षा करना अभी भी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वे ऐसे पूरे ढके हुए कपड़े पहनना चुनते हैं जो शरीर के हर हिस्से को सूरज की रोशनी से बचाते हैं। एक और बात जो अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आश्चर्यचकित करती है, वो है बिना डॉक्टर के पर्चे के दवा खरीदने की क्षमता। वियतनाम में फार्मेसियों को डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता नहीं होती है और लोग आसानी से सर्दी, खांसी, सिर दर्द या यहाँ तक कि एंटीबायोटिक्स की दवा खरीद सकते हैं। यहाँ के फार्मासिस्ट अच्छी तरह से प्रशिक्षित होते हैं और मामूली बीमारियों के लिए प्रभावी ढंग से सलाह दे सकते हैं और दवा की सिफारिश कर सकते हैं। इससे लोगों को पश्चिमी देशों में अक्सर देखी जाने वाली लंबी चिकित्सा प्रक्रियाओं की तुलना में बहुत समय और पैसा बचाने में मदद मिलती है। नंबर 7, वियतनाम में पत्नी अपहरण, वाइफ किडनैपिंग का रिवाज। वियतनाम के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में हमोंग लोगों में शादी की एक परंपरा है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, जिसे पत्नी के अपहरण के रूप में जाना जाता है। हालांकि ये नाम सुनने में जबरदस्ती वाला लगता है, लेकिन वास्तव में ये जोड़ों के लिए अपने प्यार और प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का एक तरीका है। जब कोई पुरुष और महिला एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेते हैं और दोनों शादी करने के लिए सहमत होते हैं, तो पुरुष महिला का अपहरण कर लेगा और उसे अपने घर ले आएगा, जो कि उसके परिवार के लिए एक अनौपचारिक प्रस्ताव के रूप में होता है। यदि महिला रुकने के लिए सहमत हो जाती है और दोनों परिवार सहमत होते हैं, तो शादी की व्यवस्था की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि महिला आगे रिश्ते में नहीं रहना चाहती है, तो वह किसी भी समय जाने के लिए स्वतंत्र है और कोई भी उसे रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। विवाह अनुष्ठानों में सांस्कृतिक भिन्नता का एक अन्य उदाहरण रेड दाओ लोगों के बीच पाया जाता है। उनकी शादियां कई दिनों तक चल सकती हैं और इसमें गायन, नृत्य, दुल्हन को विदा करना और पूर्वजों की पूजा जैसे कई पारंपरिक समारोह शामिल होते हैं। ये अनुष्ठान अक्सर इतने विस्तृत होते हैं कि मेहमान भी अचंभित, ओवरवेल्म्ड महसूस कर सकते हैं। सबसे आकर्षक बात यह है कि रेड दाओ समाज में महिला ही पुरुष को प्रपोज करती है। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के परिवार के साथ रहने चला जाता है और परिवार की सभी संपत्तियों का प्रबंधन आमतौर पर पत्नी के पक्ष द्वारा किया जाता है। बच्चे मां का उपनाम लास्ट नेम लेते हैं, जो एक स्पष्ट मातृसत्तात्मक संस्कृति को दर्शाता है, जहां पत्नी घर में सभी बड़े निर्णय लेती है। केवल शादियां ही नहीं, बल्कि वियतनाम में कुछ जातीय समूहों के बीच अंतिम संस्कार के अनुष्ठान भी अनोखे हैं, जो जीवित और मृतकों के बीच संबंध में गहरी विश्वास को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए टे और लोलो लोग मृतकों को खाना खिलाने की प्रथा का पालन करते हैं। चावल का हर चम्मच और हर व्यंजन दिवंगत के मुंह के पास लाया जाता है, जैसे कि वे अभी भी मौजूद हों। इसी तरह हानी लोग मृतकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लकड़ी की मूर्तियां बनाते हैं और पूरा परिवार बैठकर मूर्ति के साथ बात करेगा, यहाँ तक कि अपने पूर्वज को भोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी करेगा। ये एक ऐसा स्थान बनाता है जहां अलगाव का कोई अस्तित्व ही नहीं लगता है, जो प्यार और कालातीत आध्यात्मिक संबंध को दर्शाता है। इस समृद्ध सांस्कृतिक तस्वीर में जोड़ने के लिए हमें उत्तरी पहाड़ों में कू/कोटू लोगों का उल्लेख करना चाहिए। उनमें अंतिम संस्कार की एक असाधारण परंपरा है, जिसे कब्र छोड़ने का समारोह, ग्रेव लीविंग सेरेमनी कहा जाता है। यह एक नियमित दफना नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति की मृत्यु के वर्षों बाद आयोजित एक भव्य अनुष्ठान है, जिसका उद्देश्य उनकी आत्मा को पूरी तरह से पैतृक दुनिया में भेजना है। समारोह के दौरान परिवार कब्र खोदता है, अवशेषों को साफ करता है और उन्हें एक नए सिरेमिक जार में रखता है। यह अनुष्ठान कई दिनों तक चलता है और इसमें नृत्य, गीत और भव्य प्रसाद शामिल होते हैं, जो पूरे समुदाय की भागीदारी को आकर्षित करते हैं। ये न केवल कू लोगों के लिए माता पिता के प्रति भक्ति दिखाने का एक तरीका है, बल्कि जीवन मृत्यु चक्र और उनकी गहरी आध्यात्मिक मान्यताओं की पुष्टि भी है। नंबर 8,
एक ऐसा बाजार जो मृतकों के लिए सामान बेचता है। दक्षिणी वियतनाम के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों में से एक तैरता हुआ बाजार फ्लोटिंग मार्केट है। पारंपरिक भूमि आधारित बाजारों के विपरीत यहाँ सभी खरीद फरोख्त की गतिविधियां सीधे पानी पर होती हैं। हर सुबह सब्जियों, फलों, समुद्री भोजन और यहाँ तक कि नाश्ते के भोजन से लदी सैकड़ों लकड़ी की नावें नदी के बीच में इकट्ठा होती हैं, जिससे एक हलचल भरा और अनूठा दृश्य बनता है। चूंकि सामान नावों पर प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए दूर से ये जानना मुश्किल होता है कि कौन सा विक्रेता क्या बेच रहा है। इसलिए हर नाव आमतौर पर एक लंबा खंभा लटकाती है। इस खंभे पर विक्रेता उन सामानों के नमूने लटकाएंगे जो वे बेच रहे हैं। उदाहरण के लिए, मकई लटकाना यह संकेत देता है कि वे मकई बेच रहे हैं, या अनानास लटकाने का मतलब है कि वे अनानास बेच रहे हैं। इस खंभा प्रणाली पोल सिस्टम के कारण खरीदार आसानी से पहचान सकते हैं कि प्रत्येक नाव पास आए बिना या पूछे बिना क्या पेशकश करती है। विशाल जलमार्गों पर व्यापार के लिए यह एक चतुर और कुशल समाधान है, जिससे व्यापार सुचारू रूप से और तेजी से चलने में मदद मिलती है। दक्षिण में जीवंत तैरते बाजारों के विपरीत उत्तरी वियतनाम में एक रहस्यमय बाजार है, जिसे यिन यांग बाजार के रूप में जाना जाता है। यिन मृतकों की दुनिया को संदर्भित करता है और यांग जीवितों की दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। ये नाम एक गहरे विश्वास को दर्शाता है कि बाजार एक ऐसी जगह है जहां दोनों दुनिया मिल सकती हैं और बातचीत कर सकती हैं। लोग यहाँ केवल खरीदने और बेचने के लिए ही नहीं, बल्कि आशीर्वाद लेने, दुर्भाग्य को दूर करने और अपने पूर्वजों तथा दिवंगत प्रियजनों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए भी आते हैं। जो बात इस बाजार को वास्तव में विशेष बनाती है वो ये है कि ये साल में केवल एक बार चंद्र नववर्ष लूनर न्यू ईयर के चौथे दिन की रात और पांचवें दिन की सुबह खुलता है। एक प्राचीन मंदिर के पास एक खुले मैदान में आयोजित ये पूरा बाजार अंधेरे में लगता है, जो केवल टिमटिमाती मोमबत्तियों से रोशन होता है, जिससे एक भयानक भूतिया माहौल बनता है। यिनयांग बाजार में बेचे जाने वाले सामान भी अत्यधिक प्रतीकात्मक हैं। उनमें अगरबत्ती, मोमबत्तियां, जॉस पेपर, प्रतीकात्मक प्रसाद और पैतृक पूजा में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ जैसे नमक, चावल, शराब और फल शामिल हैं। एक वस्तु जिसे लगभग हर कोई खरीदता है वो है काले रंग की मुर्गी, ब्लैक चिकन। काले मुर्गे को रहस्य और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस बाजार से काले मुर्गे को खरीदना, इसे अनुष्ठानों में उपयोग करना और मांस को परिवार के साथ साझा करना दुर्भाग्य को दूर करने और पूरे वर्ष भाग्य और समृद्धि लाने में मदद कर सकता है। बाजार की एक और अनूठी विशेषता बिना मोलभाव और बिना पैसे गिने जाने का अलिखित नियम है। खरीदार कीमतों पर बातचीत नहीं करते हैं और विक्रेता भुगतान निर्धारित या सत्यापित नहीं करते हैं। सभी लेन देन अंधेरे में जल्दी से होते हैं, जो मुनाफे के बजाय आध्यात्मिक ईमानदारी पर ध्यान केंद्रित करने और विश्वास की भावना को दर्शाता है। नंबर 9, वियतनाम में नाइट लाइफ। वियतनाम में नाइट लाइफ का अपना एक अनूठा वाइब है, जो जीवंत और विविध दोनों है, जिसमें आधुनिक मनोरंजन से लेकर पारंपरिक सांस्कृतिक अनुभवों तक सभी प्राथमिकताएं पूरी की जाती हैं। वियतनामी नाइट लाइफ के मुख्य आकर्षणों में से एक नाइट मार्केट का बाजार है। ये बाजार हमेशा सैकड़ों स्टॉलों से गुलजार रहते हैं, जहां कपड़े और अनोखे स्मृति चिन्ह सोवेनिर्स से लेकर अनगिनत स्ट्रीट फूड व्यंजन बिकते हैं। आगंतुक आसानी से स्थानीय विशिष्टताओं को पा सकते हैं और एक रंगीन और जीवंत वातावरण में उनके विशिष्ट स्वादों का आनंद ले सकते हैं। आधुनिक और खुले अनुभव की तलाश करने वालों के लिए रूफटॉप बार्स सही विकल्प हैं। ऊपर से आप शहर की रोशनी का विहंगम दृश्य देख सकते हैं, कई प्रकार के पेय, ड्रिंक्स का आनंद ले सकते हैं और खुद को उत्साहित करने वाले संगीत में डुबो सकते हैं। नाइट क्लब्स भी फल फूल रहे हैं, विशेष रूप से बड़े शहरों में, जो अपने स्टाइलिश इंटीरियर और ट्रेंडी डीजे के साथ युवा भीड़ को आकर्षित करते हैं। हालांकि वियतनाम के नाइट लाइफ का सबसे प्रतिष्ठित हिस्सा इसके अधिक देहाती, रस्टिक अनुभवों में निहित है। ताजी बियर या बिया होई यहाँ के रात्रि जीवन का एक अनिवार्य तत्व है। साधारण प्लास्टिक की मेज
और कुर्सियों वाले फुटपाथ, बियर जॉइंट्स किफायती दामों पर ताज़ी बनी हुई बियर परोसते हैं, जो एक सुकून भरा और प्रामाणिक स्थान बनाता है जहां स्थानीय लोग और पर्यटक बातचीत करने और आराम करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इसके साथ ही नदी के किनारे के कैफे और पैदल चलने वाली सड़कें एक अधिक रोमांटिक और शांतिपूर्ण सेटिंग प्रदान करती हैं, जो आराम करने और दृश्यों का आनंद लेने के लिए आदर्श है। कराओके मनोरंजन का एक और अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय रूप है। साधारण स्थानों से लेकर उच्च स्तर के सिंगिंग लाउंज तक, कराओके दोस्तों और परिवारों की सभाओं के लिए शीर्ष विकल्प है, जहां हर कोई गाने के अपने जुनून को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है। नाइट लाइफ की खोज करते समय आपकी यात्रा को सुरक्षित और मनोरंजक बनाए रखने के लिए कुछ सुझाव हैं। वियतनाम आमतौर पर एक सुरक्षित देश है, लेकिन अगर आप भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं, तो अपने सामान पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। यदि आप देर रात वापस लौट रहे हैं, तो अधिक शुल्क ओवरचार्ज से बचने के लिए ग्रैब या बी जैसे विश्वसनीय राइड हेलिंग ऐप्स का उपयोग करना सबसे अच्छा है। नंबर 10, वियतनाम में रहस्यमयी जगह है। वियतनाम डरावनी परित्यक्त अबेंडेंड इमारतों से लेकर रहस्यमयी गुफाओं तक अजीब जगहों से भरा है, जिन्हें अभी तक पूरी तरह से खोजा नहीं जा सका है। सबसे दिलचस्प स्थानों में से एक है हाईफोंग में स्थित हिंगिर होटल, हियोंग। हिंगिर होटल इन हियोंग कभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य 2007 और 2012 के बीच ये होटल एक विचित्र चरण में प्रवेश कर गया, जब एक विदेशी कंपनी ने 3 पूरी मंजिलें किराए पर ली, लेकिन वहां कभी कोई नहीं रुका। हालांकि अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट्स, भुगतान और आंतरिक सजावट हमेशा की तरह आगे बढ़े, लेकिन ये मंजिलें खामोश रहीं। खिड़कियां कभी नहीं खोली गईं, रात भर लाइटें जलती रहीं और होटल के कर्मचारियों को बंद कमरों में प्रवेश करने से मना कर दिया गया। अनुबंध समाप्त होने के बाद बिना किसी सूचना या सुराग के रातों रात सारा फर्नीचर हटा दिया गया। ये कहानी अस्पष्ट बनी हुई है, जिससे ये अटकलें तेज हो गई हैं कि होटल का उपयोग किसी गुप्त अनुष्ठान के लिए किया गया था, जिसे कोई भी प्रकट करने की हिम्मत नहीं करता है। इसी तरह हनोई में 300 किम्मा स्ट्रीट का विला 30 साल से वीरान पड़ा है। इसके प्रमुख स्थान के बावजूद कोई भी वहां लंबे समय तक रहने की हिम्मत नहीं करता है। होम स्टे या कार्यालयों की योजना सहित नवीनीकरण की सभी परियोजनाएं कुछ ही रातों के बाद रद्द कर दी गईं। एकमात्र सुरक्षा गार्ड ने कहा कि वह अक्सर रात में अजीब आवाजें सुनता था, लेकिन जांच करने से बहुत डरता था। कुछ लोगों का मानना है कि विला शापित भूमि पर बनाया गया था, जहां कभी काली घटनाएं घटी थीं, जिसके कारण इसे गिराने के सभी प्रयास रहस्यमय तरीके से विफल हो गए। वियतनाम के सबसे रहस्यमय प्राकृतिक अजूबों में से एक सोन डोंग गुफा, सोन डोंग केव है, जिसे इंसानों द्वारा खोजी गई दुनिया की सबसे बड़ी गुफा के रूप में जाना जाता है। फोंग न्हाके बांग, फोंग न्हाके बांग क्षेत्र में स्थित ये गुफा 9 किलोमीटर तक लंबी है, जिसकी छतें 200 मीटर ऊंची हैं। सोन डोंग न केवल एक भौगोलिक चमत्कार है, बल्कि एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के साथ एक अलग दुनिया भी है, जहां प्रजातियां बाहरी दुनिया से अलग होकर विकसित हुई हैं। गुफा के अंदर लाखों वर्षों में बने 80 मीटर तक ऊंचे स्टैलेग्माइट्स हैं, जो एक जादुई और रहस्यमय जगह बनाते हैं। यही कारण है कि सोन डोंग को खोजकर्ताओं के लिए वियतनाम का उपहार कहा जाता है। हालांकि सोन डोंग का दौरा करना आसान नहीं है, क्योंकि वियतनाम का लक्ष्य मानव प्रभाव के बिना इसकी प्राचीन सुंदरता को संरक्षित करना है। हर साल केवल सीमित संख्या में पर्यटकों को ही जाने की अनुमति है, जिसकी भारी फीस लगभग 3000 अमेरिकी डॉलर है। यहाँ तक कि अगर आप इसका खर्च उठा भी सकते हैं, तो गुफा के कठिन इलाके के कारण वहां पहुंचना चुनौतीपूर्ण है, जिसके लिए आगंतुकों को शारीरिक रूप से फिट होने की आवश्यकता होती है। नंबर 11, वियतनाम में सबसे खूबसूरत गंतव्य डेस्टिनेशंस। वियतनाम की सुंदरता की खोज के लिए यात्रा शुरू करते हुए कोई भी हालोंग बे को मिस नहीं कर सकता है। पन्ना जैसे हरे पानी में फैले 1600 से अधिक चूना पत्थर के द्वीपों और छोटे टापुओं के साथ हालोंग बे को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। आगंतुक द्वीपों के बीच से क्रूजिंग का आनंद ले सकते हैं,
रहस्यमयी गुफाओं की खोज कर सकते हैं या प्रकृति की राजसी सुंदरता को करीब से निहारने के लिए कयाकिंग कर सकते हैं। खाड़ी के काव्यात्मक और जादुई दृश्य विशेष रूप से सूर्योदय या सूर्यास्त के समय निश्चित रूप से एक अविस्मरणीय छाप छोड़ेंगे। उत्तर की ओर बढ़ते हुए सापा अपने राजसी सीरीदार चावल के खेतों टेरेस राइस फील्ड्स के साथ वाटर कलर पेंटिंग की तरह दिखाई देता है। होम लियन सोन पर्वत श्रृंखला के बीच बसा सापा साल भर अपनी ठंडी जलवायु और अपने जंगलों और पहाड़ों की प्राचीन सुंदरता के साथ यात्रियों को आकर्षित करता है। आप गांवों में ट्रेकिंग करके और उनकी अनूठी संस्कृतियों की खोज करके हमोंग और दाओ लोगों जैसे जातीय अल्पसंख्यकों के जीवन में खुद को डुबो सकते हैं। ये इंडो चाइना की छत फासीपन को जीतने का प्रवेश द्वार भी है, जहां आप बादलों के समुद्र और विशाल पहाड़ों के मनोरम दृश्यों को देख सकते हैं। मध्य वियतनाम की ओर बढ़ते हुए दानांग अपने लंबे समुद्र तटों और अद्वितीय ड्रैगन ब्रिज के साथ सबसे अलग दिखाई देता है। ये शहर गतिशील विकास के साथ प्राकृतिक सुंदरता को पूरी तरह से मिश्रित करता है। पास ही में होई एन है, जो एक अच्छी तरह से संरक्षित प्राचीन शहर है, जो अपनी लालटेन रोशनी वाली सड़कों, ऐतिहासिक घरों और रोमांटिक होई होई नदी के लिए प्रसिद्ध है। होई एन न केवल अपनी वास्तुकला से बल्कि विविध व्यंजनों और एक गहरे उदासीन नॉस्टैल्जिक सांस्कृतिक वातावरण से भी आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। अंत में कोई भी फूक वॉक की सुंदरता को नजरअंदाज नहीं कर सकता है, जो साओ बीच जैसे चिकने सफेद रेतीले समुद्र तटों, साफ फिरोजा पानी और एक समृद्ध समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के साथ दक्षिणी पर्ल द्वीप पर्ल आइलैंड है। फूक वॉक उन लोगों के लिए एक स्वर्ग है जो विश्राम और पानी की गतिविधियों से प्यार करते हैं। आप मूंगा चट्टानों कोरल रीफ्स को देखने के लिए स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं, समुद्र तट पर आराम कर सकते हैं या हलचल वाले रात के बाजारों में ताज़ा समुद्री भोजन का आनंद ले सकते हैं। फूक वॉक प्रकृति के करीब एक उच्च श्रेणी की छुट्टी का अनुभव प्रदान करता है। नंबर 12 वियतनाम के स्वादिष्ट लेकिन चुनौतीपूर्ण व्यंजन। वियतनाम अनगिनत स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ एक एशियाई पाक स्वर्ग, एशियन कुलिनरी पैराडाइज के रूप में प्रसिद्ध है। सबसे पहले फो है, जिसे वियतनामी व्यंजनों की आत्मा माना जाता है। इसका आकर्षण इसके साफ, मीठे और समृद्ध शोरबा में निहित है, जिसे हड्डियों और गुप्त मसालों से घंटों तक उबाला जाता है। बीफ या चिकन के पतले स्लाइस ताज़ी जड़ी बूटियों, नींबू और मिर्च के साथ नरम राइस नूडल्स मिलकर एक नाजुक, संतुलित स्वाद बनाते हैं, जो किसी भी भोजन के लिए एकदम सही है। इसके बाद बैन मी है। ये फ्रेंच बैगुएट और वियतनामी सामग्री तथा स्वादों का एक शानदार संयोजन है। ब्रेड का कुरकुरा बाहरी हिस्सा और नरम, हवादार अंदर का हिस्सा, जिसमें कोल्ड कट्स, पेट, पोर्क सॉसेज या ग्रिल्ड मांस जैसी फिलिंग्स होती हैं, जिन्हें ताज़ी सब्जियों, अचार और विशेष सॉस के साथ जोड़ा जाता है। सरल लेकिन पूरी तरह से संतुलित बान मी एक त्वरित नाश्ते या दोपहर के भोजन के लिए बहुत जरूरी है। हम कॉम टाम को नहीं भूल सकते, जो दक्षिणी वियतनाम का एक सिग्नेचर डिश है। टूटे हुए चावल के दाने, सुगंधित ग्रिल्ड पोर्क रिब्स, अंडे के मीटलोफ, कद्दूकस की हुई सुअर की त्वचा और ककड़ी के साथ आते हैं। मीठे और खट्टे मछली सॉस, फिश सॉस में डूबा हुआ, यह एक सामंजस्यपूर्ण और स्वादिष्ट संयोजन बनाता है। एक डिश जो एक मजबूत प्रभाव छोड़ती है वो है बलूत, एक निषेचित फर्टिलाइज्ड बत्तख का अंडा जिसे उबाला जाता है और वियतनामी धनिया, नमक, काली मिर्च और नींबू के साथ खाया जाता है। इसका स्वरूप कई भोजन करने वालों को डरा सकता है, लेकिन माना जाता है कि यह पौष्टिक होता है, जीवन शक्ति को बढ़ाता है और शरीर को गर्म रखता है। फिर टीट कैन है, जो वियतनाम के सबसे डरावने भोजन को आजमाने के लिए पर्याप्त बहादुर लोगों के लिए एक चुनौती है। टीट कैन ताजे जानवरों के खून को मछली सॉस, नींबू और भुनी हुई मूंगफली के साथ मिलाया जाता है, जिससे एक मोटी जेली जैसी डिश बनती है, जिसे अक्सर ताजी जड़ी बूटियों के साथ परोसा जाता है। कई क्षेत्रों में लोकप्रिय ये कच्ची सामग्री से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों के कारण विवादास्पद भी है। फिर भी कुछ क्षेत्रों में ये उत्सव समारोहों के दौरान एक आवश्यक व्यंजन बना हुआ है। अंत में
सबसे साहसी व्यंजन मेकोंग डेल्टा से डुओंग डुआ या नारियल कृमि लार्वा है। ये लार्वा नारियल के तनों के अंदर रहते हैं और इन्हें तला जा सकता है, ग्रिल किया जा सकता है या फिश सॉस के साथ कच्चा भी खाया जा सकता है। समृद्ध, चबाने वाले और वसायुक्त फैटी, कई लोग इसे एक पौष्टिक व्यंजन मानते हैं। हालांकि जिन लोगों ने इसे कभी नहीं आजमाया है, उनके लिए एक कुलबुलाते लार्वा को काटना काफी चौंकाने वाला हो सकता है। कौन सा व्यंजन आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? क्या आप बलूत या कुलबुलाते नारियल कृमि कोकोनट वॉर्म को आजमाने की हिम्मत करेंगे? नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। नंबर 13, वियतनाम के सबसे अनोखे त्योहार टेट गुएन डैन, जिसे लूनर न्यू ईयर के रूप में भी जाना जाता है, वियतनामी संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यह एक ऐसा समय है जब परिवार फिर से एकजुट होते हैं, अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं और आने वाले शांतिपूर्ण और समृद्ध वर्ष की कामना करते हैं। टेट से पहले लोग आरू के फूल, खुबानी के फूल, कुमकुआट के पेड़ों और लाल दोहे रेड कपलेट से अपने घरों को साफ करने और सजाने में व्यस्त हो जाते हैं। पारंपरिक व्यंजन जैसे बान चुंग, बान टेट और मसालेदार प्याज सावधानी से तैयार किए जाते हैं। टेट के दौरान परिवार पुराने साल को विदाई देने और नए साल का स्वागत करने के लिए गंभीर जियोत हुआ समारोह करते हैं। लोग रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने जाते हैं। ली शी नामक भाग्यशाली लाल लिफाफे का आदान प्रदान करते हैं और दिल से शुभकामनाएं साझा करते हैं। आप जहां भी जाते हैं, आप शेर नृत्य, ड्रैगन नृत्य और पारंपरिक लोक खेलों जैसी जीवंत गतिविधियां देखेंगे, जो एक आनंदमय और गर्मजोशी भरा माहौल बनाते हैं, जो परिवार और सामुदायिक बंधनों को मजबूत करता है। हनोई में पहले से तीसरे चंद्र महीनों लूनर मंथ तक हुओंग पैगोडा महोत्सव, हुओंग पैगोडा फेस्टिवल होता है। ये उत्तरी वियतनाम में सबसे बड़े बौद्ध तीर्थ स्थानों में से एक है। हजारों तीर्थयात्री और आगंतुक अपने और अपने परिवारों के लिए स्वास्थ्य, शांति और सौभाग्य की प्रार्थना करने के लिए यहाँ एकत्र होते हैं। हुओंग कॉम्प्लेक्स की यात्रा आमतौर पर सुंदर येन स्ट्रीम के साथ एक सौम्य नाव की सवारी से शुरू होती है, जो राजसी चूना पत्थर के पहाड़ों और हरे भरे हरियाली से घिरी होती है। तट पर पहुंचने पर आगंतुक हुओंग टिच केव और थिएन ट्रू पैगोडा जैसे प्रकृति में छिपे पवित्र मंदिरों और गुफाओं की यात्रा के लिए या तो पैदल यात्रा, हाइक करते हैं, केबल कार लेते हैं। ये त्योहार न केवल भक्ति का समय है, बल्कि लुभावने परिदृश्य की प्रशंसा करने और एक अद्वितीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वातावरण में विसर्जित इमरस होने का अवसर भी है। हंग्स टेम्पल फेस्टिवल या गियोतो हंग वुओंग प्रतिवर्ष तीसरे चंद्रमाह के 10वें दिन फूथो प्रांत में हंग्स टेम्पल ऐतिहासिक स्थल पर आयोजित किया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो पानी पीते समय स्रोत को याद रखने के वियतनामी दर्शन को व्यक्त करता है और उन संस्थापक राजाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने राष्ट्र की स्थापना की। त्योहार में गंभीर अनुष्ठान और उत्सव की गतिविधियां दोनों शामिल हैं। अनुष्ठान भाग में ऊपरी मंदिर में धूप चढ़ाना, इंसेंस ऑफरिंग्स शामिल है, जहां हंग राजाओं की पूजा की जाती है। देश भर से लाखों लोग श्रद्धांजलि देने और अपना सम्मान व्यक्त करने आते हैं। उत्सव का हिस्सा जुआन गायन, कांस्य ड्रम, ब्रॉन्ज ड्रम बजाना, शेम नृत्य और पारंपरिक लोक खेलों जैसे जीवंत सांस्कृतिक प्रदर्शनों से भरा होता है, जो उत्सव में शामिल होने के लिए बड़ी भीड़ को आकर्षित करता है। नंबर 14, वियतनाम में रहने की लागत, कॉस्ट ऑफ लिविंग। वियतनाम धीरे धीरे उन लोगों के लिए पहली पसंद बनता जा रहा है जो वहनीय, अफोर्डेबल लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली जीवन शैली की तलाश में है। लंदन, न्यूयॉर्क या पेरिस जैसे महंगे शहरों की तुलना में पूरी सुविधाओं और आराम की पेशकश करते हुए यहाँ रहने का खर्च कीमत का सिर्फ 1/3 हो सकता है। विशेष रूप से हनोई या हो ची मिन्ह सिटी जैसे प्रमुख शहरों में आवास की लागत काफी उचित है। शहर के केंद्र में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का किराया आमतौर पर प्रति माह $400 से $800 के बीच होता है। यदि आप केंद्र से थोड़ा दूर रहना चुनते हैं तो कीमतें गिरकर $250 से $500 तक हो सकती हैं। उपयोगिता बिल,
यूटिलिटी बिल्स, जिनमें बिजली, पानी, गैस और इंटरनेट शामिल हैं, आमतौर पर प्रति माह $100 से कम रहते हैं। जब भोजन की बात आती है, तो वियतनाम वास्तव में भोजन प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। केवल $1 से $2 में आप फो का एक गर्म कटोरा, स्वादिष्ट ग्रिल्ड पोर्ट नूडल्स या टूटे हुए चावल, ब्रोकन राइस की एक भरपूर प्लेट जैसे प्रसिद्ध स्ट्रीट व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। यदि आप घर पर खाना बनाना पसंद करते हैं, तो स्थानीय बाजारों या कई सुपरमार्केट से ताज़ी सब्जियां, मांस और मछली खरीदने के लिए प्रति सप्ताह लगभग $25 का बजट पर्याप्त है। दैनिक परिवहन लागत भी बहुत सस्ती है। ग्रैब, बी या टैक्सियों जैसी लोकप्रिय राइड हेलिंग सेवाएं, राइड हेलिंग सर्विसेज, आमतौर पर 5 से 10 किलोमीटर की यात्राओं के लिए केवल $3 से $5 का शुल्क लेती हैं। सार्वजनिक बसों की कीमत प्रति सवारी 50 सेंट से कम है। कई विदेशी भीड़भाड़ वाले शहरों में अधिक लचीली यात्रा के लिए लगभग $50 प्रति माह की लागत से मोटर बाइक किराए पर लेना भी चुनते हैं। बुनियादी खर्चों से परे अन्य सेवाओं की कीमत भी उचित है। सुविधा के आधार पर जिम सदस्यता, जिम मेंबरशिप्स की सीमा $15 से $50 प्रति माह है। कपड़े धोने, लॉन्ड्री की सेवाओं का शुल्क किलोग्राम के हिसाब से लिया जाता है, आमतौर पर लगभग $1 से $2 प्रति किलोग्राम। यहाँ तक कि दंत चिकित्सा जांच, डेंटल चेकअप्स जैसी स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी तरह से विकसित और किफायती हैं, जो प्रति विजिट केवल $10 से शुरू होती हैं, जिससे आपको उच्च लागतों की चिंता किए बिना अपना स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद मिलती है। लगभग $700 से $900 प्रति माह के बजट के साथ आप भोजन, परिवहन, व्यायाम और मनोरंजन को कवर करते हुए वियतनाम में आरामदायक जीवन शैली का पूरी तरह से आनंद ले सकते हैं। यही कारण है कि अधिक से अधिक विदेशी वियतनाम को अपने दीर्घकालिक घर के रूप में चुन रहे हैं। नंबर 15, वियतनाम में यात्रा करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। वियतनाम समृद्ध संस्कृति, विविध व्यंजनों और आश्चर्यजनक परिदृश्यों के साथ एक अद्भुत गंतव्य है। हालांकि ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी यात्रा सुचारू रूप से चले और यादगार बन जाए, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। पहला, अपने दस्तावेज और वीजा तैयार करें। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को वियतनाम में प्रवेश करने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है। कुछ देशों के नागरिकों को छोड़कर जिन्हें अल्पकालिक वीजा छूट, शॉर्ट टर्म वीजा एग्जाम्पशंस प्राप्त है। आप लगभग $25 USD के लिए ऑनलाइन ई वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। या यदि आप वियतनाम के लिए उड़ान भरते हैं और आपके पास पूर्व अनुमोदन पत्र, प्री अप्रूवल लेटर है, तो आप वीजा ऑन अराइवल का विकल्प चुन सकते हैं। दूसरा, परिवहन पर विचार करें। मोटर बाइक वियतनाम में परिवहन का सबसे लोकप्रिय साधन है। हालांकि यातायात काफी भीड़भाड़ वाला और जटिल हो सकता है, विशेष रूप से बड़े शहरों में। यदि आप परिचित नहीं हैं, तो ग्रैब या बी जैसे राइड हेलिंग ऐप का उपयोग करना अधिक सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक है। पारंपरिक टैक्सियां भी एक अच्छा विकल्प है। बस माइलिन या विनासन जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों को चुनें। तीसरा, संस्कृति और रीति रिवाजों का सम्मान करें। वियतनामी लोग बहुत मिलनसार और मेहमान नवाज होते हैं। मंदिरों या पैगोडा जैसे पवित्र स्थानों पर जाते समय शालीन और सम्मानजनक कपड़े पहनें। पूजा क्षेत्रों में प्रवेश करने से पहले अपने जूते उतारने की प्रथा है। शिन चाओ, नमस्ते और कैम ऑन, धन्यवाद जैसे सरल वियतनामी अभिवादन, ग्रेटिंग्स का उपयोग करने की गर्मजोशी से सराहना की जाएगी। पारंपरिक बाजारों में मोलभाव करना सामान्य है, लेकिन इसे हमेशा विनम्रता से और मुस्कान के साथ करें। चौथा, खान पान और सेहत पर ध्यान दें। वियतनामी स्ट्रीट फूड विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यस्त और साफ सुथरी दिखने वाली भोजनालयों, ईटरीज को चुनें। बोतल बंद पानी सबसे सुरक्षित विकल्प है। अज्ञात स्रोतों से बर्फ पीने से बचें। यदि आपका पेट संवेदनशील है, तो अत्यधिक मसालेदार या अपरिचित व्यंजनों से सावधान रहें। हमेशा पेट के उपचार या सर्दी की दवा जैसी बुनियादी दवाएं साथ रखें। अंत में, धन और भुगतान के संबंध में मुद्रा वियतनामी डोंग है। अच्छी दरों के लिए बैंकों या प्रतिष्ठित एक्सचेंज की दुकानों पर पैसे का आदान प्रदान करना सबसे अच्छा है। नकद का अभी भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, खासकर छोटे बाजारों और स्ट्रीट फूड स्टॉलों पर। होटल, बड़े रेस्तरां
और शॉपिंग मॉल में क्रेडिट कार्ड स्वीकार किए जाते हैं। इन युक्तियों का पालन करके आप वियतनाम और उसके लोगों की सुंदरता और गर्मजोशी की खोज करते हुए एक सुरक्षित और संतुष्टिदायक यात्रा करेंगे। आपने अभी वियतनाम के बारे में 15 आश्चर्यजनक तथ्यों की खोज की है, जो आकर्षक कहानियों से भरा एक छोटा सा देश है। क्या इनमें से किसी तथ्य ने आपको आश्चर्यचकित किया, या क्या आप कुछ ऐसा अनोखा जानते हैं जिसका हमने उल्लेख नहीं किया? नीचे कमेंट्स में अपने विचार और कहानियां मेरे और बाकी सभी के साथ साझा करें। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा या इसने दुनिया के बारे में आपकी जिज्ञासा जगाई, तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे आगामी रोमांचों में से कोई भी मिस न करें। यात्रा पद चिन्ह से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खोज यात्रा में फिर मिलते हैं।